Hello guys, in continuation with Bouncing Ball Tutorial Part 1, आज मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ Bouncing Ball Tutorial Part 2। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आपके सामने फिर हाजिर हूँ बाउंसिंग बॉल पार्ट 2 के साथ। और इस पार्ट में अब हम फाइनल एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे हैं। एक्सरसाइजेस मैं आपको दे चुका हूँ, जो कि वीडियो रेफरेंस वीडियोस बनाई थी वो मैं आपको दे चुका। उनकी प्लानिंग एज ए जेपैक मैं आपको दे चुका। तो टोटल 6 फाइल्स मैं आपको दे चुका हूँ मुख्तलिफ बॉल्स की, जिसमें फुटबॉल भी है, बास्केटबॉल भी है और टेनिस बॉल भी है। अब मैं इस एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करूंगा फुटबॉल के ऊपर। बाकी सारे काम अब आप लोगों ने करने हैं। आप लोग चाहे अपनी वीडियोस बनाएं या और उन वीडियोस को बनाकर एज ए रेफरेंस लें, या आप इन्हीं वीडियोस को यूज करें और इन्हीं जेपैक इमेजेस जो कि एज अ प्लानिंग मैंने आप लोगों को सेंड की हुई है लिंक में, उनको यूज करें। तो हम इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये देख लीजिए कि ये पिछले ट्यूटोरियल में हमने इस स्फेयर को क्रिएट किया था, जो कि एक प्रिमिटिव था। और उसके बाद इसके 3 ग्रुप्स हमने कर दिए थे। अगर मैं विंडोज में जाऊं आउटलाइनर में, तो यहां पर आपको प्लस साइन नजर आ रहा होगा। बॉल ट्रांसलेट जो है वो पेरेंट ग्रुप था, और उसके बाद बॉल स्केल था और बॉल रोटेट था। अगर मैं यहां से सेलेक्ट करता हूं तो ये बॉल रोटेट है, जिसका पिवट पॉइंट सेंटर में है। बॉल स्केल का पिवट पॉइंट इसके बिल्कुल एंड के ऊपर है, बल्कि ये अगर आप देखें तो थोड़ा सा हिला हुआ भी है। मैं डी प्रेस करके इसको थोड़ा सा मूव करके बिल्कुल इसके सेंटर में ले आता हूं। और ये मैंने अंदाजे से कर दिया है क्योंकि मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, वरना आप इसको स्नैप भी कर सकते हैं, कर्व स्नैप कर सकते हैं, जैसे कि पिछले ट्यूटोरियल में इसके पार्ट 1 में बताया था। और अब मैं बॉल ट्रांसलेट पर चला जाता हूं, तो देखिए इसका पिवट पॉइंट जो है वो बिल्कुल इसके सेंटर में है। तो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है, 3 ग्रुप्स हैं, 3 नोड्स हैं। बॉल रोटेट, पिवट पॉइंट इज इन सेंटर, बॉल स्केल, पिवट पॉइंट एट द बॉटम, एंड बॉल ट्रांसलेट जिसका पिवट पॉइंट सेंटर में है। यह भी देख लीजिएगा कि बॉल ट्रांसलेट सबका पेरेंट है। इसके लिए आप मेरा ग्रुपिंग एंड पेरेंटिंग का ट्यूटोरियल जरूर देखिएगा। बॉल स्केल जो पेरेंट है वो बॉल रोटेट का है, और बॉल रोटेट इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, जो कि सबसे नीचे की नोड है। ये हमने जानबूझकर इस तरह की प्लानिंग की है। ये मैं आपको जानबूझकर नहीं बता रहा कि ऐसा क्यों किया हुआ, क्योंकि जैसे ही हम ये एक्सरसाइज करेंगे आपको ये बात समझ में आना शुरू हो जाएगी कि ये इस तरह की असेंबली क्यों बनाई है। मैं इसको एक्सरसाइज की जो प्रोसीडिंग है उसके ऊपर फिलहाल छोड़ता हूं, तो इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं, बस इस असेंबली को क्रिएट कीजिए। नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे, हमने रेफरेंस वीडियोस क्यों बनाई है। अगर मैं चाहूं तो मैं ये रेफरेंस वीडियो जो कि फुटबॉल प्लानिंग की है, यहां पर अगर आप देखें तो नाम भी लिखा हुआ आ रहा है कि फुटबॉल बाउंस प्लानिंग डॉट मूव। अगर मैं इसको प्ले करता हूं तो मैं इसको प्ले कर करके देख सकता हूं। इसमें नंबर ऑफ फ्रेम्स, की फ्रेम्स, टाइम, ड्यूरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, ये सब मौजूद है। और इसकी हमारे पास ये स्टिल इमेज भी मौजूद है, जिसके अंदर आप इसको बार बार देख सकते हैं। तो 2 तरीके हैं इसके ऊपर, इस फाइल के ऊपर काम करने के, बाउंसिंग बॉल बनाने के। एक तो ये कि आप ये रेफरेंस वीडियो यहां से देखते रहें और इसको मैच करते रहें, या आप एज एन इमेज प्लेन, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं मेरे ट्यूटोरियल्स में, देखिएगा इमेज प्लेन मैं यहां पर लेकर आ जाता हूं और उसको लाकर यहां पर सेट कर देता हूं। देखिए उसका क्या तरीका होता है। व्यू में मैं जाऊंगा, इमेज प्लेन में जाऊंगा, और यहां पर अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, इंपोर्ट इमेज एंड इंपोर्ट मूवी। मैं इस चीज को यहां से भी कर सकता था, इमेज प्लेन को यहां से कॉल कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं यहां से कॉल करूंगा तो वो मेरे पास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमेज फाइल्स देगा, यानी कि स्टिल इमेजेस देगा। इसलिए ये जरूरी है कि व्यू इमेज प्लेन में जाएं और इंपोर्ट इमेज और इंपोर्ट मूवी के दोनों ऑप्शंस को देखें वहां पर जाकर, क्योंकि हमने मूवी को इंपोर्ट करना है। और ये ऑप्शन जो है वो यहां पर मेरे पास नहीं आता। यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट में कर सकता हूं इमेज प्लेन में स्टिल इमेज को। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैं इनके ऊपर जोर दे रहा होता हूं, ये आपके टाइम सेवर है और ये आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करता है, ताकि बाद में कोई गलती ना हो, वरना सिर्फ सवाल ही सवाल रह जाते हैं।
तो मैं व्यू में जाऊंगा, इसलिए मैं व्यू में गया और इमेज प्लेन में जाकर मैं इंपोर्ट मूवी करूंगा। आप ये देखिएगा, नोट कीजिएगा कि मैं इस वक्त साइड व्यू में मौजूद हूं। अगर मैं स्पेस बार जल्दी से प्रेस करके छोड़ता हूं तो रिलीज करता हूं, तो देखिए मेरे पास ये चारों व्यूज आ गए। और अब मैं पर्सपेक्टिव व्यू में ये काम नहीं कर रहा हूं, फिलहाल मैं साइड व्यू में हूं। साइड व्यू में आने की वजह यह है कि मैं स्ट्रेट काम करना चाहता हूं। मैं पर्सपेक्टिव व्यू में भी काम कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको साइड व्यू में क्रिएट कर दूंगा, और वो ऐसे कि व्यू इमेज प्लेन इंपोर्ट मूवी, और इंपोर्ट मूवी में जाके जहां पर भी जिस डायरेक्टरी में भी आपकी फाइल रखी हुई, यहां पर देखिए टेनिस बॉल बाउंस प्लानिंग, फुटबॉल बाउंस प्लानिंग, बास्केटबॉल बाउंस प्लानिंग रखा हुआ है। मैं फुटबॉल बाउंस प्लानिंग को लेता हूं और ओपन कर देता हूं। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा, ये डॉट मूव फाइल्स हैं, माया डॉट मूव डॉट एवीआई, और मे बी मैंने कभी किया नहीं, लेकिन डॉट MP4 भी शायद एज अ मूवी फाइल इमेज प्लेन में ले लेता है। तो ये मेरे पास इमेज प्लेन जो है वो यहां पर आ गया है। मैं थोड़ी देर के लिए एक काम ये करता हूं कि इस स्फेयर को हाइड कर देता हूं। इसका बड़ा आसान तरीका है, आउटलाइनर में जाके बॉल ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक कीजिए और कंट्रोल H कर दीजिए, कंट्रोल H। जैसे ही मैं ये करूंगा, आपके पास से बॉल जो है वो टेम्पररी ऑन स्क्रीन हाइड हो जाएगी। और हाइड होने के बाद सबसे पहले मैं इस इमेज प्लेन को सिलेक्ट करता हूं, और अब अगर मैं स्पेस बार क्लिक करता हूं तो देखिए ये इमेज प्लेन मेरे पास मौजूद है। ये है वो साइड व्यू, और ये आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू में तो साइड व्यू नजर ही आ रहा है। पर्सपेक्टिव व्यू में मैंने ऑलमोस्ट इसको थोड़ा सा मैच कर दिया आपको दिखाने के लिए, लेकिन मैं करूंगा ये कि मैं पर्सपेक्टिव व्यू में इस इमेज प्लेन को लेने के बाद थोड़ा सा पीछे कर दूंगा, ताकि जब मैं बॉल को लेकर आऊं तो बॉल इसके साथ, क्योंकि बॉल जो है वो भी इस वक्त ओरिजिन पे और ये भी ओरिजिन पे था, तो ऐसा ना हो कि बॉल और ये जो कि हर हाल में एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। तो मैंने इसको थोड़ा सा पीछे कर दिया। साइड व्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसके पास ये डायमेंशन है ही नहीं साइड व्यू में। इसको मैंने थोड़ा सा पीछे कर दिया। यही तरीका आपने अगर देखा हो तो ये हमने जब सोडा कैन बनाया था और दूसरी चीजें बनाई थी, उसमें भी इमेज प्लेन को हमने मैनिपुलेट किया था। अगर आपने उसको गौर से देखा हो तो मेरे ख्याल से आपको इमेज प्लेन के अंदर उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अंदाजन मैं साइड व्यू के ऊपर जाता हूं, इसको मैं स्केल करता हूं, क्योंकि ये अभी बहुत छोटा है। मैं इसको स्केल कर देता हूं। अंदाजन मैंने इसको स्केल किया है, इसको मैं स्केल किसी वक्त भी कर सकता हूं। और ये देखें तो ये मेरे पास जेड एक्सिस है। मैं डब्ल्यू प्रेस करता हूं और जेड एक्सिस पर ले जाकर इसको ऑलमोस्ट ये जो फर्स्ट बाउंस था उसको मैं इसकी जेड एक्सिस के साथ अलाइन कर देता हूं। बाकी बाउंस अगर आप देखें तो वो ऊपर नीचे हुए हुए हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब ये रेफरेंस वीडियो बनाई गई थी वहां पर पर्सपेक्टिव भी मौजूद था। हो सकता है कि इस फ्लोर के ऊपर थोड़ा सा स्लोप हो जो कि इनवर्ड हो, जिसकी वजह से ये बॉल जो है वो उस तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस कर गई। तो मुझे इससे कोई फर्क फिलहाल नहीं पड़ रहा, मैं वैसे ही रेफरेंस ले रहा हूं। मैं अपने बाउंस को यहीं तक लेकर आऊंगा। याद रखिएगा, रेफरेंस वीडियो को जब यूज किया जाता है तो एग्जैक्टली उसको मैच नहीं किया जाता, जब बल्कि उससे उसकी टाइमिंग एंड स्पेसिंग, उसके की फ्रेम्स का मैनरिज्म, उसके इंटरमीडिएट फ्रेम्स और ऑब्जेक्ट के मोशन की ट्रैकिंग की जाती है। तो यहां पर मैंने इसको इससे मैच कर दिया। अब आप देखें पर्सपेक्टिव व्यू में ये पीछे हुई हुई है, और मैंने इसको स्केल भी किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि बॉल को कॉल कर लेते हैं, और मैं अब ये बॉल ट्रांसलेट की जैसे कि ये नोड बंद हुई हुई है आउटलाइनर में, मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूं और अब कंट्रोल H नहीं, जो कि हाइड करने के लिए था, शिफ्ट H प्रेस करता हूं। तो शिफ्ट H प्रेस करने के बाद मेरे पास बॉल अनहाइड हो गई। दोबारा आउटलाइनर को बंद करता हूं, और अब मैं आके यहां पर साइड व्यू में देखता हूं, तो मुझे ये पता चलता है कि ये बॉल जो है, जो ओरिजिनल बॉल है उससे बड़ी है। इसको मैं बाद में ठीक कर लूंगा, लेकिन अभी एक और चीज देखनी है, और वो ये देखना है कि जब मैंने इस इमेज प्लेन को कॉल किया था, ये फ्रेम 1 से स्टार्ट हो रही थी। अगर आप टाइम लाइनर को देखें तो टाइम लाइन जो है वो भी 1 से स्टार्ट हो रही है। मैं कंट्रोल A प्रेस करता हूं ताकि ये चैनल बॉक्स से निकलकर एट्रीब्यूट एडिटर में चला जाए, और ये एट्रीब्यूट एडिटर में मैं किसके आ गया हूं, इमेज प्लेन के। अगर अब आप नोट करें तो यहां पर लिखा हुआ है यूज इमेज सीक्वेंस। यूज इमेज सीक्वेंस
चेक हुआ है, ये अनचेक हो नहीं सकता क्योंकि आपने इमेज मूवी को आपने कॉल किया है इमेज प्लेन पे। नीचे देखिए इमेज नंबर लिखा हुआ है 1 और उसके नीचे लिखा हुआ है फ्रेम ऑफसेट 0। अब आप देखिए होगा क्या, अगर मैं एक एक फ्रेम आगे जाता हूं, मैं एक एक फ्रेम आगे जा सकता हूं और वो ऐसे कि यहां पर जो आप कंट्रोल्स देख रहे हैं उसमें मैं इस तरह से आगे जा सकता हूं। देखिए बॉल जो है वो प्रोसीड कर रही है और बॉल पीछे जा रही है। अगर मैं प्ले का बटन प्रेस करता हूं तो ये देखिए इमेज प्लेन चलना शुरू हो गया और ये पूरी की पूरी सीक्वेंस जो है वो चल गई। तो ये तो मुझे अब सारी की सारी चीजें रिवील हो गई हैं, सारी की सारी चीजें मिल गई हैं और मुझे अब इसको मैच करना है इसके साथ। मैं वापस आता हूं और अब आप देखिए कि अगर मैं एक एक फ्रेम आगे जाता हूं तो मैं यहां से क्लिक कर सकता हूं और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो यहां पर जो नंबर लिखा हुआ है 12, यानी कि फ्रेम 1 से लेके फ्रेम 12 तक ये बॉल इस यहां पर पहुंच गई है। लेकिन अगर आप देखें तो टाइम लाइन के ऊपर 1 से 12 हो गया, फ्रेम पहुंच गया 12 के ऊपर, अभी भी बॉल ऊपर है। उसकी वजह यह है कि मेरे पास इस वक्त फ्रेम ऑफसेट 0 हुआ है, इसको मुझे हर हाल में 1 करना पड़ेगा। 1 इसलिए करना पड़ेगा कि मुझे मैच करना है, वीडियो किसी और फॉर्मेट के ऊपर बनी थी, माया ने इसको अपने फॉर्मेट पे लिया है। अब मैं जब इसको 1 कर दूंगा फ्रेम ऑफसेट को, यानी कि एक फ्रेम मैंने इसको इमेज प्लेन पे जो मूवी चल रही थी उसका एक फ्रेम मैंने थोड़ा पहले कर दिया है, एक फ्रेम पहले कर दिया ताकि 12 पे यहां पहुंच जाए। अब आप देखिएगा तो जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, एग्जैक्ट मैचिंग ना हो रही हो, आपने फ्रेम ऑफसेट, क्योंकि आप इसको इमेज नंबर को कुछ नहीं कर सकते, इमेज नंबर जो है वो इमेज प्लेन और उस मूवी के साथ अटैच है। फ्रेम ऑफसेट को आप जो है वो मूव कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं फ्रेम को और आगे भी कर सकते हैं। पीछे करना है तो माइनस के साथ आप नंबर लिखेंगे। अब आप देखिए मैं वापस आता हूं और मैं एक एक फ्रेम आ रहा हूं आगे। दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूं। फ्रेम 1, टाइम लाइन पे देखिएगा फ्रेम 1 है, यहां पर भी इमेज स्टार्ट हो रही है इमेज प्लेन। फ्रेम 2, 3, 4, 5, 6, टाइम लाइन पे देखिएगा 6 है, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 एग्जैक्टली मैच कर गया। यानी कि 12 फ्रेम यहां पर आपको इमेज प्लेन भी दिखा रही है और यहां पर भी 12 आपको नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है। दोनों नंबर्स मैच कर गए जिसके ऊपर बॉल बाउंस कर रही है। हम आगे जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 12, यानी कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स 24 होने चाहिए थे और एग्जैक्टली ये 24 के ऊपर आ गया। फिर मैं आगे जाऊंगा। अच्छा, अब ये मैं बार बार इसको यूज कर रहा हूं इन कंट्रोल्स को जो कि प्लेबैक कंट्रोल्स हैं। अगर मैं ऑल्ट और ग्रेटर देन अगर मैं कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करूं तो ये हॉट की है एक फ्रेम आगे ले जाने के लिए, और ऑल्ट लेस देन अगर कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करूं तो ये हॉट की है की फ्रेम को एक फ्रेम टाइम लाइन पे फ्रेम को एक फ्रेम पीछे ले जाने के लिए। ये देखिएगा ऑल्ट ग्रेटर देन, इसके लिए मुझे यहां आना पड़ेगा। ये देखिए ऑल्ट ग्रेटर देन मैं प्रेस कर रहा हूं और ऑल्ट लेस देन प्रेस कर रहा हूं कीबोर्ड के ऊपर तो ये पीछे जा रहा है। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं हॉट की, और आप इन प्लेबैक बटन्स को भी यूज कर सकते हैं। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है लेकिन ये काम की इंफॉर्मेशन है। तो ये हॉटकीज भी मैंने आपको बता दी। अब आप क्या करें कि ये तो सेट हो गया ये। अब मैं क्या करता हूं कि इस बॉल को सिलेक्ट करता हूं। जैसे ही मैंने इस बॉल को सिलेक्ट किया कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूं ताकि मुझे नाम नजर आए। एट्रीब्यूट एडिटर से बाहर आ गया हूं, चैनल बॉक्स में आ गया हूं, बॉल रोटेट को सिलेक्ट किया। इस ट्यूटोरियल के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप स्क्रीन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे हमेशा लोएस्ट नोट सेलेक्ट होगी, तो उस लोएस्ट नोट से हमें ऊपर जाना है। हमने इस वक्त काम करना है सिर्फ और सिर्फ बॉल ट्रांसलेट पे एक एरो अप किया। पिछले ट्यूटोरियल में बताया था आपको, एक ग्रुप ऊपर गया, बॉल स्केल पे आया और एक एरो अप किया कीबोर्ड पर, और मैं अब आ गया हूं बॉल ट्रांसलेट के ऊपर। बॉल ट्रांसलेट पर आने के बाद मैंने क्या किया कि अब मुझे यकीन है कि ये बॉल ट्रांसलेट सेलेक्टेड है। देखिए मैं विंडोज में जनरल एडिटर में
हाइपरग्राफ हायरार्की को भी खोल लेता हूं ताकि आपको ये हर वक्त यहां पर नजर आता रहे। आउटलाइनर भी मौजूद है और हाइपरग्राफ हायरार्की भी। अब हम यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहां से भी अप एंड डाउन एरो से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा बॉल ट्रांसलेट सिलेक्ट होना चाहिए। इस वक्त बॉल ट्रांसलेट ही सिलेक्टेड है। अगर आप देखें तो इसके जितने फील्ड्स हैं इस वक्त वो 0 0 हुई हैं और ये बहुत जरूरी है, इसको मैंने 0 किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी कोई भी वैल्यू होती तो मैं उसको मॉडिफाई में फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर 0 0 कर देता, क्योंकि ये ओरिजिन पे मौजूद है। अच्छा, अब मैंने इसको बॉल रोटेट, बॉल स्केल, बॉल ट्रांसलेट को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इस बॉल को मैं लेकर गया और यहां कहीं ले जाकर मैंने रख दिया। और अब मैं क्या करूंगा कि इसको स्केल कर लूंगा। बॉल ट्रांसलेट में ही रहना है आपने। और एग्जैक्टली मैंने इस बॉल को उतना ही बड़ा कर दिया जितना कि ये ट्रैक में आपको नजर आ रहा है। अदरवाइज मैं बॉल से भी मैच कर सकता था, क्योंकि बॉल ने आना तो है नीचे। तो ये मैंने कर दिया ऑलमोस्ट उतना ही। उसके बाद मैंने W प्रेस किया और बॉल को मैं लेकर गया। फ्रेम 1 पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। तो देखिए ये बॉल आपको नजर आ रही है जो कि स्टार्ट है, और मैंने इस बॉल को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर रखा। बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, ये याद रखिएगा बॉल ट्रांसलेट ही सिलेक्ट होना चाहिए। बॉल स्केल और बॉल रोटेट अगर आपने गलती से भी आपसे सिलेक्ट हो गया, यहां आपको पता नहीं चलेगा और सारी एनिमेशन गड़बड़ हो जाएगी। बॉल ट्रांसलेट से अभी हमने सिर्फ काम करना है। मैंने इसको सिलेक्ट करके यहां पर रख दिया, मैच कर दिया। और यहां पर आने के बाद मैंने क्या किया, क्योंकि अब ये सारे नंबर्स जो हैं वो अगर आप चैनल बॉक्स में देखें तो उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि मैं ओरिजिन से बॉल को उठाकर यहां पर लेकर आया हूं। तो मैं करूंगा ये कि मैं इन सबको 0 आउट करूंगा, यहां से 0 आउट करूंगा, वापस बॉल वहां पहुंच जाएगी। तो ये मैं कर नहीं सकता। मैं क्या करूंगा, मॉडिफाई में जाऊंगा और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा। मैं पहले फ्रेम पर मौजूद हूं, मैंने बॉल को सेट कर दिया है, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन हुई भी है, बॉल ट्रांसलेट सेलेक्टेड है, ग्रुप में हाईएस्ट नोड सेलेक्टेड है। अब मेरी एनिमेशन स्टार्ट होगी और वो इस तरह से होगी कि मैं यहां पर आकर ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई और ट्रांसलेट जेड को लेफ्ट माउस बटन से ड्रैग करके सेलेक्ट करूंगा और राइट माउस बटन से मैं यहां पर ये क्लिक करूंगा तो ये मेन्यू खुलेगा और इस मेन्यू में मैं की सेलेक्टेड कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसको की सेलेक्टेड किया तो देखिए हुआ क्या कि ये तीनों फील्ड्स जो हैं वो उनके ऊपर की लग चुकी है, बाकी किसी फील्ड पे नहीं लगी है, ना हमें लगानी है। हम बॉल ट्रांसलेट में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई और ट्रांसलेट जेड के ऊपर काम कर रहे हैं। याद रखिएगा ये वीडियो 25 फ्रेम्स पर सेकंड में रिकॉर्ड की गई है, यानी कि जो इसका फ्रेम रेट था वो 25 फ्रेम्स पर सेकंड था। जब मैंने माया को लॉन्च किया, जब माया को खोला तो ये इस बटन को आप देख लीजिए, यहां पर ये एक ह्यूमन आइकॉन बना हुआ है, ये एनिमेशन प्रेफरेंसेस हैं। मैंने जब इसको क्लिक किया तो यहां पर टाइम स्लाइडर में फ्रेम रेट 24 फ्रेम्स पर सेकंड था। इसको मैंने सबसे पहले चेंज किया और वो मैं यहां से चेंज करूंगा, 25 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर लेकर जाऊंगा। जैसे ही मैं इसको 25 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर लेकर जाऊंगा, माया नीचे टाइमलाइन में फ्रेम रेट्स को चेंज करेगा। क्योंकि ये वीडियो 25 फ्रेम्स पर सेकंड पर बनी हुई है, इसलिए हमें जो एनिमेशन प्रेफरेंसेस हैं और जो टाइम लाइन की जो फ्रेम्स पर सेकंड का रेशियो रेट है वो हमें 25 फ्रेम्स पर सेकंड रखना है। उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। इसका ख्याल हमेशा रखिएगा कि जिस फॉर्मेट में, जिस फ्रेम रेट के ऊपर आपकी रेफरेंस वीडियो बनी हुई होगी, वही फ्रेम रेट आपने अपने सॉफ्टवेयर में रखना होगा। यह आपको पहले से पता होता है, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पहले से मालूम होता है कि आपका वीडियो कैमरा किस फ्रेम रेट के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा है। अच्छा, यह करने के बाद मैंने इसको चूंकि अब 25 फ्रेम्स पर सेकंड कर दिया है, ऑल्ट ग्रेटर देन, मैं इसको दोबारा चेक करता हूं और ये देखिए बॉल जो है वो 12 फ्रेम के ऊपर जो है वो बाउंस के ऊपर आ गई है, एग्जैक्टली मैच कर रही है इस नंबर के साथ। वापस लेकर चला जाता हूं और मैं फर्स्ट फ्रेम के ऊपर आ जाता हूं। अब मुझे पता चल गया कि 12 फ्रेम के ऊपर बॉल को इधर होना है, तो सबसे पहले मैं टाइम चेंज करूंगा, यहां पर आकर 12 फ्रेम करूंगा और अब मैं इस बॉल को सिलेक्ट करूंगा, प्रेस करूंगा W और बॉल ट्रांसलेट सेलेक्टेड है।
मैं इसको लेकर नीचे आऊंगा और लाकर यहां पर रख दूंगा एग्जैक्टली या अंदाजे से मैंने इसको मैच कर दिया। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले आऊंगा ताकि ये डेटम लाइन के ऊपर जो है वो आ जाए, यानी जेड एक्सिस की जो ये लाइन है इसको मैं डेटम लाइन कह रहा हूं, यानी कि ये मेरे लिए बेस लाइन है। तो अब ये एक चीज हो गई और एग्जैक्टली ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमने करना भी नहीं है। ये अभी हम जब ग्राफ एडिटर में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें होंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ की फ्रेम्स मैच कर रहा हूं, ये मैंने कर दिया। उसके बाद 12 फ्रेम के बाद से ये 12 फ्रेम्स और ऊपर गई है और यहां पर आ गई है बॉल, और ये टोटल 1 से लेके 24 फ्रेम्स हो गए, यानी कि मैं फिर 12 फ्रेम्स आगे जाऊंगा, यानी कि 24 फ्रेम तक टाइम को चेंज करूंगा और इस बॉल को लेकर जाऊंगा और इस बॉल से यहां पर ले जाकर इसको मैच कर दूंगा। उसके बाद मैं फिर 11 फ्रेम्स मुझे जाना है, मैं 11 फ्रेम्स जाऊंगा विच इज 35 टोटल। टाइम लाइन के ऊपर मैं 35 के ऊपर आऊंगा, टोटल यहां से लेके यहां तक 11 फ्रेम्स, स्टार्ट से लेके यहां तक 35 फ्रेम्स, और बॉल को ले जाकर फिर मैं मैच कर दूंगा इसके साथ। लेकिन जैसे ही मैंने इसको मैच किया तो पहला बाउंस तो मैंने यहां किया होता, अब ये ऊपर हो गया, इसको मैं थोड़ा सा नीचे खुद कर लूंगा ताकि ये मेरी बेस लाइन के पास रहे, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली मैच नहीं करना है, मैंने उसकी पोजीशन को मैच करना है, वो मैंने कर दिया है। और वहां पर पर्सपेक्टिव था, यहां पर तो और 100% आइडियल ऑर्थोग्राफिक व्यू है। उसके बाद आप देखें तो मेरा नेक्स्ट फ्रेम है 44th फ्रेम विच इज लाइक 9 फ्रेम्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो मैं 44th फ्रेम के ऊपर जाऊंगा और यहां पर आने के बाद मैं इसको लाकर बॉल को इधर मैच कर दूंगा। फिर उसके बाद 52nd फ्रेम के ऊपर मैं जाऊंगा और एग्जैक्टली मैं इसको लाकर यहां रखूंगा बॉल को। जब ये मैच हो गई उसके बाद वाई एक्सिस को रिस्ट्रिक्ट करके मैं फिर डेटम लाइन की तरफ लेकर चला जाऊंगा। उसके बाद 59th फ्रेम है, देखिए सिर्फ 7 फ्रेम है, टोटल 7 फ्रेम्स हैं, मैं बॉल को लेकर यहां आऊंगा और उसके बाद 66th फ्रेम है, मैं 66th फ्रेम के ऊपर आऊंगा, बॉल यहां आ गई है, मैं इस बॉल को लेकर यहां आऊंगा और लाने के बाद मैं फिर वाई एक्सिस रिस्ट्रिक्ट करके इसको नीचे कर दूंगा। उसके बाद 66 के बाद 72 फ्रेम के ऊपर जाऊंगा और बॉल को मैं लाकर यहां रख दूंगा। अब तो मुझे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, तो अगर आप देखें तो 66 से 72 6 फ्रेम्स बनते हैं। अब मैं अगर चाहूं तो मैं इन सबको मैच कर दूंगा, लेकिन यहां पर अगर आप देखें इस एरिया के अंदर, इस एरिया में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा जो है वो क्लटरिंग हुई हुई है, और इस क्लटरिंग से बचने के लिए मैं आपको वो एरिया अगर दिखाऊं तो वो ये एरिया है। अब मैं बार बार इसको मैच कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, आप चाहें तो बिल्कुल करें, लेकिन मुझे अब इस इमेज की जरूरत नहीं, मुझे आइडिया हो गया है कि अब ये इसका बाउंस जो है वो कम होता चला जाएगा और इसका ड्यूरेशन भी कम होता चला जाएगा। तो मैं उसको किसी ना किसी तरह से मैच कर लूंगा, यानी कि ये उस सूरत में है कि अगर आपके पास इमेज प्लेन, आपके पास इमेज, आपके पास रेफरेंस वीडियो या प्लानिंग जो है वो नहीं हुई हुई है, और या हुई हुई है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो फिर आप कैसे काम करेंगे। तो ये इसको करने के लिए मैं करूंगा ये कि मुझे मालूम है कि ये 6 फ्रेम्स जो है वो यहां पर पहुंच गया है। अब आप देखिए Alt 4 हॉट की है इमेज प्लेन को हाइड एंड हाइड करने के लिए, Alt 4 में प्रेस करूंगा तो इमेज प्लेन गायब हो गई। अब अगर आप दोबारा देखें तो ये कुछ इस तरह से बना है, इसने टाइमिंग सारी मैच कर दी है, एनिमेशन वो नहीं हुई भी। अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहां से देखूंगा, ये यहां है, इधर आया है 70, ये 6 फ्रेम्स है, मैं ऑलमोस्ट 6 फ्रेम्स 78 तक लेकर आऊंगा और इसको लाकर यहां कहीं रख दूंगा अंदाजे से, इसको हम बाद में ठीक भी कर सकते हैं। अब ये 6 फ्रेम्स है, इसके बाद मैं आगे जाऊंगा 5 फ्रेम्स के ऊपर। अब मैंने नंबर ऑफ फ्रेम्स कम करने हैं और बाउंस भी कम करना है, तो 78, 9,
80, ये 2 फ्रेम्स हो गए, 81, 82, 83। फिफ्थ फ्रेम के ऊपर आकर मैं इस बॉल को यहां रख दूंगा और 88 फ्रेम के ऊपर आकर मैं इस बॉल को वापस यहां रख दूंगा। तो अब आप देखिए, मैं इसको मैच करता हूं, ये आया और थोड़ा सा मैं इसको पीछे करूंगा और इसको भी मैं थोड़ा सा पीछे करूंगा, तो ये मेरे पास ये आया और 88 फ्रेम हो गया। फिर मैं इसको 4 फ्रेम के ऊपर लेकर जाऊंगा, मैं नंबर ऑफ फ्रेम्स और बाउंस कम कर रहा हूं और 96 के ऊपर आकर मैं इस बॉल को यहां रख दूंगा। फिर मैं 3 फ्रेम्स के ऊपर, फिर मैं इसको चेक कर लेता हूं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूं और इसको भी मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूं, तो ये ऑलमोस्ट मेरे पास थोड़ा सा और पीछे, और ये ऑलमोस्ट मेरे पास एक सही कर्व जो है वो बन रहा है। और ये अब ये आपको पता है कि ये 4 फ्रेम्स हो गए थे, अब मैं इसको 3 फ्रेम्स पे लेके जाऊंगा, क्योंकि देखिए बॉल ने रुकना तो है। अब मैं इसको 3 फ्रेम्स पे यहां लेकर आऊंगा और 3 फ्रेम्स पे मैं इसको इधर लेकर आऊंगा, तो ये हुआ और फिर मैं इसको 2 फ्रेम्स की भी डिटेल दूंगा और सिर्फ इतना किया और 2 फ्रेम्स में इसको यहां लेकर आया, तो ये देखिए, और उसके बाद मैं एक फ्रेम भी डिटेल में लेकर आऊंगा और वो ये लेकर आया बस, और एक फ्रेम वापस लेकर आया। ये आपको इस वक्त इस डिटेल की जरूरत नहीं कि एग्जैक्टली ये डेटम लाइन से मैच कर रहा है बेस लाइन से या नहीं, क्योंकि ये हम ग्राफ एडिटर में इन सब की वैल्यूज को सेम कर देंगे, अभी तो ग्राफ एडिटर आया नहीं है बीच में। और उसके बाद अब इस बॉल को स्ट्रेट हो जाना चाहिए, यानी कि इस बॉल ने सारा बाउंस ले लिया, बाउंस लेने के बाद ये स्लाइड कर गई, इसको स्लाइड करना चाहिए। तो उसके लिए मैं इस एनिमेशन को अब बाद में करूंगा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ये देख रहा हूं कि मेरे पास ये बॉल थी, ये गई और इसने अपना एक पैटर्न बना लिया। अब आप देखिए, ये मैंने सारी टाइमिंग ऑलमोस्ट मैच की हुई है, नंबर ऑफ फ्रेम्स मैच किए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है। रेफरेंस वीडियो का काम समझ लीजिए कि सिर्फ यहां तक था, या आप बाद में जाकर उसको मैच कर सकते हैं। लेकिन अब मैं ये आउटलाइनर और ग्राफ एडिटर के अलावा एक और जाइगेंटिक ग्राफ एडिटर खोलूंगा, जिसका ट्यूटोरियल मैं आपको करा चुका हूं। लेकिन अगर आप इस ट्यूटोरियल को देखिए, तो इस ट्यूटोरियल में याद रखिएगा, ये हमने बॉल ट्रांसलेट के ऊपर काम किया और किसी चीज पर नहीं किया है। तो देखिएगा कि ये यहां पर, ये अगर मैं क्लिक करता हूं, ये बॉल ट्रांसलेट के सारे कर्व्स हैं। बॉल ट्रांसलेट में ट्रांसलेट एक्स जो है वो इस वक्त कुछ नहीं कर रहा, ट्रांसलेट वाई ये मौजूद है, जो कि ये वर्टिकल डिस्टेंस था जो कि इस बॉल ने कवर किया। जितना भी वर्टिकल डिस्टेंस था वो सारा का सारा बॉल ने कवर किया है ट्रांसलेट वाई के थ्रू, यानी कि जितना भी ये डिस्टेंस था, जितना भी बॉल ने अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन काम किया है, वो सारा ट्रांसलेट वाई के थ्रू हुआ है। इसके बाद अगर मैं ट्रांसलेट जेड पर चला जाता हूं, तो ये वो डिस्टेंस है जो कि बॉल ने हॉरिजॉन्टली कवर किया है फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से यहां तक, यानी कि ये डिस्टेंस इसने ये कवर किया है, ये जेड है, और ये डिस्टेंस वाई है। तो अगर आप गौर से देखें तो हुआ क्या है कि आपके पास ट्रांसलेट z जो है वो ये रहा ग्राफ, और ट्रांसलेट y जो है वो ये रहा ग्राफ। अब अगर आप देखें तो सबसे पहले मैं ट्रांसलेट y को ठीक करूंगा, ट्रांसलेट y को ठीक करूंगा और ट्रांसलेट z को भी ठीक करूंगा। लेकिन ट्रांसलेट y को मैं कैसे ठीक करूंगा? ये बॉल जो एनिमेट हुई है,
ये टाइमिंग एंड स्पेसिंग को तो मैच कर रही है, लेकिन इसमें कोई वेट ही नहीं है, कोई वेट नहीं है इसके अंदर, और ऑफ कोर्स ये रियलिस्टिक नहीं है। अब आप ग्राफ एडिटर का जादू देखिएगा, जो मैजिक है, जो अब वो कर्व्स के साथ खेलना शुरू करेगा। अगर आपको इसका सही कॉन्सेप्ट है तो आप देखिए कि एनिमेशन को, इस एनिमेशन को आप क्या से क्या कर सकते हैं। रेफरेंस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग एंड स्पेसिंग और डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल था, जो कि, और आपको आपको की फ्रेम्स जो मार्क करने थे, इन सब चीजों में उस रेफरेंस वीडियो ने आपका साथ दिया और आपकी टाइमिंग को बिल्कुल ठीक कर दिया। अब टाइमिंग अगर ठीक हो गई तो अब ग्राफ एडिटर का जो काम है वो देखिएगा। ये रही आपका ग्राफ एडिटर, और अब ट्रांसलेट वाई में मैं ये नीचे के, ये सारे के सारे जो फ्रेम्स आपको की फ्रेम्स नजर आ रहे हैं, ये सब नीचे के हैं। अगर आप इसको यहां से देखें तो इस वक्त मैं इसको थोड़ा सा साइड के ऊपर करता हूं, तो आप देखें कि ये इसका पहला की फ्रेम है और फिर ये 12th की फ्रेम है। यहां पर आपको नंबर्स भी नजर आ रहे होंगे, ये रहा 12th की फ्रेम। सबसे पहले तो ये नीचे के जितने भी की फ्रेम्स हैं, अगर मैं 1 से लेके 12 के ऊपर आता हूं तो देखिए ये नीचे का फ्रेम है जहां पर ये टच कर रहा है जेड एक्सिस को। और फिर अगर मैं 35th पर आता हूं तो ये नीचे, फिर मैं 52nd के ऊपर आता हूं नीचे, और 66 पर आता हूं तो ये सब के सब जो है वो जेड एक्सिस के ऊपर बाउंस करने वाले की फ्रेम्स हैं, जो कि हमने रेफरेंस वीडियो से लिए। इसी तरह से ऊपर के जो फ्रेम्स हैं, की फ्रेम्स हैं, वो फ्रेम आप देख लीजिए, ये 1.04 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने फ्रेम रेट्स को चेंज किया था। मैं इसको यहां पर 1 कर देता हूं एग्जैक्टली, और ट्रांसलेट जेड में भी मैं इसको 1 कर देता हूं। तो अब आप ये देखें कि ट्रांसलेट वाई में ये आपके पास 1 है, और इसके बाद क्या होने वाला है कि मैं नीचे के सारे की जो की फ्रेम्स है उनको सिलेक्ट करता हूं। मुझे एहतियात से सिलेक्ट करना होगा, मैं इसमें जूम इन भी कर सकता हूं, और मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूं कि मैं नीचे से इसको विंडो सिलेक्शन लूं, और ये मैंने सिलेक्ट किया। लेकिन अब भी अगर आप देखें तो ऊपर का एक की फ्रेम सिलेक्ट हो गया है। शिफ्ट प्रेस करके या कंट्रोल प्रेस करके इस पे विंडो मैं स्क्रॉल कर दूंगा ताकि ये डी सिलेक्ट हो जाए। अब ये सारे के सारे बाउंस के फ्रेम्स जो हैं वो मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, ऊपर के की फ्रेम्स को मैंने छोड़ा हुआ है। और यहां पर वैल्यू देखिए तो इनकी एवरेज वैल्यू आ रही है विच इज -16.314। इसको आप इंटीजर वैल्यू में लेकर चले जाएं, -16 कर दें। जैसे ही मैंने इसको -16 किया, या मैंने इसको किया -16.5, तो अब ये मेरे पास सारे की फ्रेम्स जो हैं वो एग्जैक्टली सब के सब -16.5 पर आ गए हैं। इसका फायदा ये हुआ कि अब बॉल जो ऊपर, थोड़ा ऊपर नीचे हो रही थी जब ये बाउंस कर रही थी यहां पर आकर ये, तो अब ये एग्जैक्टली ये जो वर्टिकल हाइट है जहां पर ये बॉल आकर लग रही है जेड एक्सिस के साथ, थोड़ा सा नीचे है, रहने दें, लेकिन अब ये नंबर सेम है। इसका मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है अब यहां पर नीचे। ये ग्राफ एडिटर का पहला फायदा, एक तो उसने ये मैच कर दिया। अब दूसरा काम मैं ये करूंगा कि मैं इन्हीं की फ्रेम्स को, जो कि बाउंस के की फ्रेम्स थे, इनको मैं सिलेक्ट करूंगा। आप क्लिक करके भी, शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक के साथ आप माउस बटन, लेफ्ट माउस बटन से शिफ्ट प्रेस करके मल्टीपल की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने सब सिलेक्ट कर लिए, ये मैंने सारे के सारे सेलेक्ट कर लिए। इनको सेलेक्ट करने के बाद अब अगर आप ग्राफ एडिटर में देखिए तो यहां पर ये बटन है, इसका नाम, ये आप जो इन की फ्रेम्स के साथ जो ये नॉर्मल्स देख रहे हैं इनको टेंजेंट्स कहते हैं। ये टेंजेंट्स इस वक्त इस फॉर्म में इस कर्व को क्रिएट कर रहे हैं। अगर ये एक इंटेंजेंट है, यानी कि ये पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट आ रहा है ये इंटेंजेंट है, और ये जो पॉइंट से बाहर टेंजेंट जा रहा है जो कि ये आउट टेंजेंट। इस पॉइंट का इंटेंजेंट ये हो गया, इसका आउट टेंजेंट ये, इस पॉइंट का इंटेंजेंट ये हो गया, आउट टेंजेंट ये हो गया। मैं यहां पर आता हूं और ये बटन अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर ये बटन है ब्रेक टेंजेंट का।
इसको मैं क्लिक करता हूं और जैसे ही मैंने क्लिक किया ये सारे के सारे टेंजेंट्स डैश्ड लाइन के अंदर कन्वर्ट हो गए, यानी कि ये टेंजेंट ब्रेक हो गए। कंट्रोल जी करता हूं, आपको दिखाता हूं क्यों किया है। अगर मैं इसको इस टेंजेंट को सिलेक्ट करता हूं और मिडिल माउस बटन से मैं इसको मूव करता हूं अप एंड डाउन, तो ये मूव तो होगा लेकिन ये 180 डिग्री रखेगा इस टेंजेंट को इस टेंजेंट के साथ। चाहे मैं इस टेंजेंट को सिलेक्ट कर लूं, देखिए लेफ्ट माउस बटन क्लिक ड्रैग स्क्रॉल ड्रैग, ये मैंने टेंजेंट को सिलेक्ट किया। इसी तरह से मैं पॉइंट को सिलेक्ट कर सकता हूं और इस एंड ऑफ द टेंजेंट को मैं ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूं। इसको मैंने सिलेक्ट किया और अब मुझे अगर ग्राफ एडिटर में किसी भी पॉइंट को या किसी भी टेंजेंट को रोटेट या मूव करना है, देखिए पॉइंट रोटेट नहीं होता लेकिन टेंजेंट रोटेट होता है, लेकिन होता माउस से मूव ही है। तो मुझे करना ये कैसे होगा कि मैं मिडिल माउस बटन से करूंगा, ये याद रखिएगा, और मुझे डब्ल्यू प्रेस करना पड़ेगा। अगर ये कभी कभार ऐसा होता है कि ये नहीं हो रहा होता, लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर हम सेलेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन ये मूव ही नहीं हो रहा, इसलिए कि वो इसको लेफ्ट माउस बटन से कर रहे होते हैं। माया 2020 में लेफ्ट माउस बटन से भी होता है, लेकिन इस कन्वेंशन को भी मिडिल माउस बटन ही रखिए। मिडिल माउस बटन से मैं इसको मूव करूंगा तो देखिए कर्व जो है वो चेंज तो हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि वो 180 डिग्री जो एंगल है उसको उसने मेंटेन किया हुआ है। मैं इसको अनडू करके इसके इनिशियल लेवल के ऊपर लेकर आ जाता हूं और अब आप देखिए कि ये मेरे पास सारे टेंजेंट्स हैं। मैंने इन टेंजेंट्स को लिया और सेलेक्ट कर लिया इन सारे पॉइंट्स को, और उसके बाद मैं गया ब्रेक टेंजेंट में। ब्रेक टेंजेंट में मैं जैसे ही जाऊंगा, मैं जूम इन करके आपको दिखा रहा हूं, इस टेंजेंट को मैंने लेफ्ट माउस बटन क्लिक और ड्रैग के साथ सेलेक्ट किया, मिडिल माउस बटन से मैंने इसको मूव किया और मैं इसको ऊपर लेकर गया। इसी तरह से इस टेंजेंट को सिलेक्ट किया और इसको मूव किया ऊपर की तरफ, मिडिल माउस बटन से मैं कर रहा हूं ये, और ये मूव किया। तो देखिए क्या हो रहा है, टेंजेंट को जैसे ही मैंने मूव किया, ये देखिए टेंजेंट पहले ऐसे था और अब ये मूव हुआ, और देखिए यहां पर एक नॉच क्रिएट हो गई है कि यहां पर फास्ट इन एंड फास्ट आउट हो गया और यहां पर कर्व ज्यादा हो गया। इसी तरह से मैं इसको लेकर आया और मैंने ये प्रैक्टिस यहां पर की मिडिल माउस बटन से, तो देखिए ऊपर कर्व बन रहा है और इस कर्व को मेंटेन करें, बिल्कुल इस कर्व को और इस कर्व को बराबर कर दें। इसी तरह से मैं इसको मैंने सेलेक्ट किया लेफ्ट माउस बटन से और मैं इसको भी सेलेक्ट करके ऊपर लेकर आया, इसको मैंने थोड़ा सा और किया और अब इसको लिया मैंने और ये सेलेक्ट किया और मिडिल माउस बटन से ऑल्ट मिडिल माउस बटन से मैं पैन कर रहा हूं ग्राफ एडिटर को। फिर मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया। पॉइंट को सिलेक्ट करना पहले बहुत जरूरी है, जब आप सिलेक्ट करेंगे तभी टेंजेंट रिवील होते हैं। फिर मैंने लेफ्ट माउस बटन क्लिक और मिडिल माउस बटन ड्रैग ये किया, लेफ्ट माउस बटन क्लिक मिडिल माउस बटन ड्रैग, इसका कर्व मैंने सही किया। सब देखिए नॉच बन रही है। लेफ्ट माउस बटन से पॉइंट को सिलेक्ट किया, लेफ्ट माउस बटन ड्रैग स्क्रॉल ड्रैग, टेंजेंट को सिलेक्ट किया और मिडिल माउस बटन ड्रैग, इस टेंजेंट को सिलेक्ट किया, मिडिल माउस बटन ड्रैग, लेफ्ट माउस बटन क्लिक से इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, लेफ्ट माउस क्लिक बटन स्क्रॉल और ड्रैग से मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया। अब ये चूंकि बहुत ज्यादा मुझे व्यू जो है इसका जूम करना पड़ रहा है ताकि मैं इसकी बिल्कुल कोर तक पहुंच सकूं, क्योंकि यहाँ पर जो कर्व्स हैं वो बहुत ज्यादा छोटे हो चुके हैं और बहुत ज्यादा स्टीप हैं। तो मैंने लेफ्ट माउस बटन क्लिक एंड ड्रैग इस टेंजेंट को सिलेक्ट किया, मिडिल माउस बटन एंड मूव अप, तो देखिए मैं ये कर्व भी बना रहा हूं। इसी तरह से इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, लेफ्ट माउस बटन क्लिक से लेफ्ट माउस बटन क्लिक ड्रैग, टेंजेंट को सिलेक्ट किया, फिर लेफ्ट माउस बटन क्लिक ड्रैग, टेंजेंट को सिलेक्ट किया, मिडिल माउस बटन मूव, लेफ्ट माउस बटन क्लिक एंड ड्रैग, पॉइंट को सिलेक्ट किया, लेफ्ट माउस बटन क्लिक एंड ड्रैग, टेंजेंट को सिलेक्ट किया और इसी तरह से इसको मैंने मिडिल माउस बटन से मूव कर दिया, लेफ्ट माउस क्लिक ड्रैग, मैंने इस टेंजेंट को सिलेक्ट किया, मिडिल माउस बटन से ऊपर ले गया। और अब आप इसको भी देखें तो इसके साथ भी यही काम कर दिया गया। अब ये मैं कर चुका हूं। अब आप देखें दो चीजें हुई हैं। एक चीज ये हुई है
कि यहां पर अब आपको नॉच नजर आ रही है, यहां फास्ट इन हो रहा है, फास्ट आउट हो रहा है। और यहां पर देखें जो अपर की फ्रेम्स थे, जहां पर बॉल ने ऊपर स्टे करना था और रोटेट होकर वापस आना था, वहां पर बड़ी स्मूथ मूवमेंट हो गई। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर स्पेसिंग ऑफ फ्रेम्स जो है वो ज्यादा है और यहां पर स्पेसिंग ऑफ फ्रेम्स कम है। स्पेसिंग ऑफ फ्रेम्स ज्यादा है, स्पेसिंग ऑफ फ्रेम्स कम है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, ऑल्ट 4 प्रेस करता हूं तो मैं इमेज प्लेन में दोबारा आ जाऊंगा, तो देखिएगा कि यहां पर स्पेसिंग इधर कम है, बहुत कम है कि जो फ्रेम्स है वो एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट हुए में इतना कम है। और यहां पर देखिए जो ये नॉचेस हैं इनके ऊपर जो कि जेड एक्सिस के ऊपर जो बाउंस हो रहा है, वहां पर स्पेसिंग देखिएगा कि वो कितनी ज्यादा है। ऑल्ट 4 फिर प्रेस करता हूं ताकि इमेज प्लेन चली जाए और आप क्लियरली बॉल को देख सकें। अब मैं वापस आता हूं और अब मैं इसको प्ले करता हूं। अब देखिए ये वही एनिमेशन है जिसकी हमने टाइमिंग एंड स्पेसिंग मैच की थी और अब आप ये देखिए कि ये कितनी रियलिस्टिक हो चुकी है। ये जो आपको इस वक्त थोड़े बहुत जर्क्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली प्ले एरर है, अदरवाइज ये बिल्कुल स्मूथ है। आप इसको अपने कंप्यूटर्स के ऊपर चलाएंगे तो ये आपको नजर आएगा। तो देखिए सारा का सारा काम बॉल ट्रांसलेट के ऊपर हुआ है और किसी चीज के ऊपर नहीं हुआ। यहां पर स्टे जो है वो आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा है। और मैं एक और काम भी कर सकता हूं कि मैं ग्राफ एडिटर में आकर इस वाले की फ्रेम को लेके, जो कि पहला की फ्रेम था, और इसको भी मैं ब्रेक कर देता हूं। और अब आप देखें तो मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं। ये या तो यहां से कंट्रोल होगा या अगर आप नीचे आ जाएं इस वाले पॉइंट, की फ्रेम को मैंने सेलेक्ट किया है और मैं इसको थोड़ा सा, मैंने इसके ऊपर भी थोड़ा सा स्लो वो कर दिया ताकि आराम से बॉल नीचे गिरे। ये तो ये जो जो एनिमेशन है वो कर दी गई है। अब अगर आप बिल्कुल एंड के ऊपर आएंगे तो बॉल ने यहां रुक तो नहीं जाना है, अब यहां से बॉल ने स्लाइड करना है। मैं रेंज स्लाइडर में इसकी जो ड्यूरेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं और मैक्सिमम कर देता हूं। जितना मुझे और करना है मैं वो भी कर सकता हूं। 8 फ्रेम के ऊपर ये बॉल, इसकी हमने एनिमेशन खत्म कर दी। मैं अब इससे आगे जाता हूं और कोई तकरीबन 140 फ्रेम के ऊपर आ जाता हूं, अंदाजन आया हूं, और इस बॉल को मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूं बस। तो अब हम देखते हैं कि इसने ये काम किया या नहीं किया। प्ले करता हूं मैं इसको और मुझे स्पीड को चेक करना पड़ेगा, ये बहुत तेज जा रहा है। तो यानी कि इसने इतने फ्रेम्स में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है। मैं इस डिस्टेंस को वापस की फ्रेम 140 के ऊपर आता हूं और उसको थोड़ा सा कम कर देता हूं। अब मैं यहीं से देखता हूं, अब भी मुझे ये स्पीड जरा ज्यादा लग रही है, मैं इसको और पीछे कर देता हूं। तो ये सब काम ट्रायल एंड एरर से होंगे और इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही मुझे ये लगेगा, बस इसको मैंने मुझे अब ये लग रहा है कि ये स्पीड थोड़ी सी ठीक है, बस ये इस बॉल ने यहां जाकर रुक जाना है और कुछ नहीं। उसके बाद ये बॉल जब रुकेगी तो उसके बाद ये थोड़ा सा पीछे आएगी फिर आगे जाएगी, इस चीज को हम बाद में कर लेंगे। अब ये काम खत्म हो गया है। अब हम आते हैं बॉल रोटेट के ऊपर या बॉल स्केल के ऊपर। अगर हम बॉल स्केल के ऊपर आ जाते हैं तो इसका पिवट पॉइंट जो है वो नीचे। अब आपको समझ में आएगा कि ये ग्रुपिंग क्यों की गई थी। देखिए अब इसके ऊपर कोई एनिमेशन नहीं है क्योंकि अब मैं बॉल स्केल नोट के ऊपर हूं, बॉल ट्रांसलेट पे नहीं हूं। अप एरो मैं प्रेस करूंगा तो बॉल ट्रांसलेट पर आ गया, डाउन एरो बॉल स्केल के ऊपर आ चुका हूं। अब आप देखिए कि मैं बॉल स्केल के ऊपर हूं और अब मैंने बॉल स्केल नाम इसलिए दिया था कि मैं जब बॉल को बाउंस करूंगा तो मैं उसको हल्का सा
स्क्वीज करूंगा और उसको मैं स्ट्रेच भी करूंगा। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ स्केल के ऊपर काम करूंगा, और वो ये कि ये बॉल जब यहां आएगी और यहां आकर गिरेगी फ्रेम 12 के ऊपर, जो कि बॉल ट्रांसलेट कर चुका, अब मैं उस नोट के ऊपर नहीं हूं, अब मैं इंडिविजुअली बॉल स्केल पे काम कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा कि इसके एक फ्रेम पहले अगर मैं ऑल्ट ग्रेटर देन कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करता हूं, तो ये देखिए फ्रेम 12 है जिस पर के बाउंस, जिस पर के हिट किया है इसने बेस को, और अगर मैं एक और फ्रेम आगे बढ़ाता हूं तो ये अब उड़ जाएगी बॉल। तो इससे पहले 11th फ्रेम था, 11th फ्रेम पे जाके मैं स्केल को लेता हूं, सिर्फ स्केल को, और राइट क्लिक करता हूं चैनल बॉक्स में, तीनों स्केल सेलेक्ट कर दिए और की सेलेक्टेड कर देता हूं। अब ये जो कीज लगी है बॉल स्केल पे लगी है। अब याद रखिएगा, गलती से भी हमने बॉल ट्रांसलेट या बॉल रोटेट को सेलेक्ट नहीं करना है। फ्रेम 11 के ऊपर ये मैंने लगाया एक की फ्रेम, और मैं आगे आया फ्रेम 12 पे, यहां पर इसने हिट किया था, मैंने आर प्रेस किया और इसको स्क्वीज किया। ये जब नीचे स्क्वीज होगी तो ये थोड़ा सा इसका वॉल्यूम जो है वो स्ट्रेच होगा, और फिर ये काम कर दिया मैंने ये। लेकिन अब ये तो ऐसे ही रहेगी, आगे तो कोई की फ्रेम नहीं है, तो मुझे ये देखना होगा कि ये अंदाजन, मैं चाहूं तो वैसे भी देख सकता हूं कि इसका पीक फ्रेम क्या है, वो ये है, इसके बाद ये नीचे आ रही है। यहां तक पहुंचने के बाद मैं इसके स्केल को सबको मैंने सेलेक्ट किया और बंद कर दिया, क्योंकि ये यहां से लगने के बाद स्क्वीज हुई और फिर ये अपने आप को इस पीक पर पहुंचाते पहुंचाते अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गई। और ये आने के बाद फिर मैं इसको लेकर आया नीचे, और ये देखिए ये फ्रेम है, फ्रेम नंबर 35, जिसके ऊपर इसने हिट किया है। ऑल्ट लेस देन को अगर मैं प्रेस करता हूं तो मैं 34th फ्रेम पर आऊंगा, और यहां पर आने के बाद मैं फिर इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा और की सिलेक्टेड, ताकि ये जो स्केल है 1 यहां हुआ था, ये 1 अब यहां तक तो मेंटेन करेगा। ऑल्ट ग्रेटर देन कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करूंगा और इसके ऊपर आ जाऊंगा फ्रेम नंबर 35 पर। अब मैं यहां पर फिर वही काम करूंगा, प्रेस करूंगा आर को और इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूंगा और स्क्वीज कर दूंगा और स्ट्रेच कर दूंगा। फिर मैं इसको आगे लेकर जाऊंगा, ये मेरा फ्रेम नंबर 44 है, इसके बाद बॉल नीचे आ रही है। यहां पर आने के बाद मैं फिर स्केल को 1 कर दूंगा और उसके बाद मैं वापस आऊंगा, हिट करने से पहले फ्रेम नंबर 52 से पहले 51 के ऊपर आकर मैं इसके स्केल को फिर की सेलेक्ट कर दूंगा ताकि 1 ही रहे। 52 पर आने के बाद मैं प्रेस करूंगा आर और इसको स्केल डाउन करूंगा ताकि स्क्वीज हो और ये स्ट्रेच कर दूंगा। उसके बाद मैं फिर पीक देखूंगा जो कि ये है 59th फ्रेम, इसके ऊपर आने के बाद मैं फ्रेम फिर 1 गेन कर लेगा, ये बॉल फिर से गेन कर लेगी अपनी वॉल्यूम को, और उसके बाद मैं फिर यहां पर आऊंगा फ्रेम 65 तक मैं इसको स्केल 1 ही रखूंगा। फ्रेम 66 पे जैसे ही हिट किया स्क्वॉश एंड स्ट्रेच अगेन। यहां पर आने के बाद मैं इसके स्केल को फिर 1 कर दूंगा और फिर बाउंस से एक फ्रेम पहले फिर मैं एक की दूंगा ताकि ये 1 ही रहे, और जैसे ही बाउंस हुआ प्रेस आर एंड स्ट्रेच। अब लेकिन आप ये भी देख लीजिएगा कि अब बॉल की पावर जो है वो कम हो रही है, तो इसलिए अब स्क्वॉश एंड स्ट्रेच भी हमें कम करना होगा, वो आप बाद में सेट कर सकते हैं, ग्राफ एडिटर इज ऑलवेज देयर। की सेलेक्टेड, वॉल्यूम गेन हो गई, और इससे पहले एक फ्रेम पहले की सेलेक्टेड, और इस सॉरी वॉल्यूम जो मैंने गेन की थी वो मैंने 1 प्रेस नहीं किया था, वॉल्यूम गेन ये हुई थी, और यहां पर भी मुझे इसको 1 प्रेस करना था ताकि वॉल्यूम जो है वो गेन हुई भी रहे, ओरिजिनल वॉल्यूम रहे,
और उसके बाद इस की फ्रेम के ऊपर फिर मैं आर प्रेस करूंगा, हल्का सा स्क्वीज करूंगा, हल्का सा स्ट्रेच करूंगा, क्योंकि अब ये इतनी पावर अब बॉल की बाउंस की रही नहीं है। उसके बाद मैं इसको यहां पर लेकर आऊंगा 93 पे, और इसके की फ्रेम्स को फिर 1 कर दूंगा, की फ्रेम ऐड हो रहा है, ठीक है जी। और 95 के ऊपर मैं फिर की 1 ऐड कर दूंगा ताकि वॉल्यूम वही रहे। 96 पे जैसे ही इसने हिट किया, मैंने बहुत ही हल्का सा वॉल्यूम जो है वो इसको दे दिया, स्क्वॉश एंड स्ट्रेच कर दिया। उसके बाद फ्रेम नंबर 98 आई गेस, इसके ऊपर 99 पे 1 2 3 99 के ऊपर मैंने की फ्रेम को दोबारा स्केल को 1 किया ताकि ये अपने स्केल को गेन कर ले, और 1 2 एंड 3, तो इसके ऊपर आकर मैंने कीज दोबारा स्केल के ऊपर लगा दी, और जैसे ही इसने हिट किया मैंने हल्का सा, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, अब इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ये कर दिया। और फिर मैं ये देखिए सिर्फ 2 ही फ्रेम के ऊपर आगे गया था कि यहां पर मेरे पास स्केल वापस अपनी जगह पर आ गया, वॉल्यूम वापस आ गई, और ये तो अब हिट कर ही रहा है। तो अब सिर्फ 2 ही फ्रेम है। अब अगर आप चाहें तो ना भी करें, लेकिन फिर भी मैं यहां पर आकर इसको की दे दूंगा, और यहां पर लाकर मैं अब इसको स्केल कर देता हूं, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है, बहुत ही हल्का सा, दैट्स इट। और अब इस वाले को तो मैं करता ही नहीं। और अब हम देखते हैं, अब आप ये देखिए, ये हमने बॉल स्केल के ऊपर किया है, तो फायदा क्या हुआ ग्रुपिंग का, हर नोट के ऊपर अलग एनिमेशन हो रही है। बॉल ट्रांसलेट जो है वो वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में एनिमेशन कर रही थी, जिसको उसने मैच किया रेफरेंस वीडियो के साथ। जब वो हो गया, वो मेन चीज थी। उसके बाद हमने ग्राफ एडिटर से उसको मैनिपुलेट कर दिया, और उसके बाउंस के ऊपर फास्ट इन एंड आउट दे दिया, और उसके जो स्टे था पीक के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। अब बॉल स्केल जो है वो सिर्फ स्क्वॉश एंड स्ट्रेच का काम कर रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब हम देखते हैं, ये देखिए, शायद ये चला दे, ये अगर जर्क में ना चलाए तो ये अब आप देखें, ये मेरे पास इसकी एनिमेशन जो है वो स्क्वॉश एंड स्ट्रेच के साथ हो गई है। अब आप एक चीज और नोट करें, ये तो कर लिया, अब ये स्केल के ऊपर हमने काम किया था, और ये मेरे पास वो स्केल मौजूद है। स्केल एक्स कोई काम नहीं कर रहा, वो हमारा काम जो था वो स्केल वाई और स्केल जेड में था। चाहे तो स्केल एक्स को लें, लेफ्ट माउस बटन क्लिक एंड ड्रैग, सबको सेलेक्ट किया एंड प्रेस डिलीट। स्केल एक्स की जरूरत नहीं, देखिए स्केल एक्स गायब हो, ये आपके पास स्केल वाई है और ये स्केल जेड है। इसका तरीका ये होता है कि अब चूंकि वहां पर हमने अंदाजे से किया हुआ था, अब मैं ये देखिए प्रोपोर्शंस स्केल्स के बिल्कुल कम कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ताकि ये एक कर्व बन जाए, ये पूरा एक हल्का सा हमारे पास कर्व आ जाए। इसी तरह से स्केल जेड में ये बहुत ज्यादा हो गया है, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूं। ये मैंने इसको थोड़ा सा कम किया, ये मैं शिफ्ट प्रेस किए हुए हूं ताकि ये गलती से जो है वो ये स्नैप हो जाए एक्सेस के ऊपर। और मैं इसको यहाँ ले आया, मैंने इसको थोड़ा सा कम किया, इसके बाद इसको भी कम करना चाहिए मुझे, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। ये टाइम के ऊपर जा रहा था तो मैं इसको इतना ले आऊंगा, तो ये भी एक कर्व बन गया है मेरे पास। अब हम चला कर देखते हैं दोबारा,
तो जो स्क्वॉश एंड स्ट्रेच था वो भी थोड़ा सा बेहतर हो गया। तो मेरे पास जो है ये ओवरऑल एक एनिमेशन जो है वो क्रिएट हो गई है। अब आप नोट कीजिएगा कि मैं अब अगर इसके ऊपर जाता हूं तो बॉल ट्रांसलेट के ऊपर एनिमेशन हो गया, देखिए ये आइटैलिक हो चुका है। बॉल स्केल के ऊपर एनिमेशन हो गई, आइटैलिक हो चुका है। अब बॉल रोटेट है। बॉल रोटेट को मैं लेता हूं और इसमें आपको मालूम है कि बॉल रोटेट करती है। अच्छा, इससे इसके लिए मैं शेडिंग में जाके और शेडिंग में जाके कह देता हूं ऑल्ट F5 इसकी हॉट की है। मैं वैसे आपको दिखा रहा था वायर फ्रेम ऑन शेडेड ताकि आपको नजर आए। वायर फ्रेम ऑन शेडेड कर देता हूं। अब मैं इसको डीसेलेक्ट भी कर दूंगा ना तो आपको ये बॉल के ऊपर जो कि शेडेड था वायर फ्रेम भी नजर आएगा, ताकि जब रोटेशन हो और ये वायर फ्रेम घूमे तो आपको समझ में आए कि रोटेशन हो रही है। देखिए अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं बॉल रोटेट पे ही हूं। अप एरो प्रेस करके मुझे बॉल ट्रांसलेट या बॉल स्केल के ऊपर नहीं जाना, बॉल रोटेट के ऊपर ही मुझे काम है। और वो मैं करूंगा ये कि मैं यहां पर रैंडम, रैंडम तो नहीं अंदाजा होता है, लेकिन बहरहाल रोटेशन की एक वैल्यू दूंगा। जो मैं वैल्यू दूंगा उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और वो मैं करता ये हूं कि मैं फ्रेम मैं ई प्रेस करता हूं। तो मैं ये पहले देख देता हूं कि कौन सा रोटेशन एक्सिस है। आप चैनल बॉक्स में देखें वो रोटेट एक्स है, ये रोटेशन होनी चाहिए, बाकी रोटेशन से हमें कोई गर्ज नहीं है। तो मैं रोटेट एक्स पर आता हूं, क्लिक करता हूं लेफ्ट माउस बटन से, राइट माउस बटन से मैं फिर क्लिक करता हूं, मेन्यू खुलेगा, की सेलेक्ट कर लूंगा। की सेलेक्ट कर ली तो रोटेशन एक्स एट फ्रेम 1 इज 0। उसके बाद मैं इसको आगे ड्रैग करता हूं और यहां पर कहीं आकर 108 फ्रेम था जहां पर बाउंस खत्म हुआ था और उसके बाद स्लाइड शुरू हुई। तो मैं 108 फ्रेम तक पहले आता हूं, रोटेशन तो उसके बाद भी होगी। और इसको मैं फॉरवर्ड रोटेट कर देता हूं, विच इज वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है। मैं इसको 360 का मल्टीपल अगर कर दूं 2 टाइम्स तो 720 में कर दूंगा, 720 कर देता हूं। और अब मैं इसको चला कर देखता हूं। ये देखिए, ये रोटेशन जो है वो इसकी हो रही है। अगर मैं चाहूं तो इसकी रोटेशन को बढ़ा दूं और 720 से बढ़ाकर मैं इसको 820, 920 एंड 1020 मैं इसको लेकर चला जाता हूं ऑलमोस्ट 1100 के ऊपर। तो अब मैं देखता हूं, सिर्फ एक ही फ्रेम यहां देना था और एक वहां देना था, कि अब रोटेशन जो है वो इसकी ट्रेवलिंग और इसकी बाउंसिंग का साथ दे रही है। ये देखना है बस। अगर मैं ग्रिड को बंद कर देता हूं और इसको मैं सेलेक्ट नहीं करता, डीसेलेक्ट कर देता हूं, तो अब आप देखिए यहां अगर 108 फ्रेम के ऊपर तो इसकी रोटेशन रुक गई। लेकिन अगर आप नोट कीजिए तो ये रोटेशन ऑलमोस्ट ठीक है। आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। एक चीज नोट कीजिएगा कि जब रोटेशन लास्ट की फ्रेम के ऊपर आ रही थी वहां पर इसकी रोटेशन भी कम हो गई थी। उसकी वजह यह है कि मैं जब इसके अंदर जाऊंगा, मैं बॉल रोटेट को सिलेक्ट करता हूं, रोटेट एक्स है। एक्चुअली ये स्प्लाइन कर्व बना हुआ है। पहले तो स्लो स्टार्ट हुआ, स्लो आउट हुआ। यहां से अगर आप इसके टेंजेंट को देखें तो ये रहा टेंजेंट, स्लो आउट हुआ। यहां पर आकर भी स्लो इन हो रहा है, जबकि जो बॉल की ट्रेवलिंग की स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो मैं अगर इस वाले की फ्रेम को सिलेक्ट करके इसके टेंजेंट को मूव करके ऐसे कर दूं तो अब मेरे पास यहां पर रोटेशन भी कांस्टेंट वैल्यू से चल रही होगी। देखते हैं, मैं डीसेलेक्ट कर देता हूं ताकि क्लियर नजर आए। ऑलमोस्ट ये देखिए यहां पर भी रोटेशन वैसे ही हो रही है।
और उसके बाद तो रोटेशन बंद हो गई, इसलिए आपको ये लग रहा होगा कि यार ये रोटेशन रुक क्यों गई। वो अभी हम करेंगे। की फ्रेम हमें और देना होगा, वो भी हमें डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है बॉल ने उसके हिसाब से देना होगा। अच्छा, ये हो गया। ये मैंने इसको इस तरह से मैनिपुलेट कर लिया बॉल रोटेट को। अब आप देखिए कि ये बॉल, मैं अगर अप एरो एंड अप एरो करता हूं तो मुझे पता है कि ये 140th फ्रेम तक यहां पर आया था, तो मुझे रोटेशन की वैल्यू भी अब 140th फ्रेम के ऊपर देनी होगी। डाउन एरो एंड डाउन एरो करता हूं और बॉल रोटेट में चला जाता हूं, और यहां पर आकर मैं इसकी वैल्यू को फिर, क्योंकि यहां पर रोटेशन चेंज हो गई है, तो ये देखते हैं। ये फिर स्टे क्यों कर रहा है? इसलिए स्टे कर रहा है कि यहां पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, डब्ल्यू, इसको मैंने सेलेक्ट किया, डब्ल्यू प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया, मिडिल माउस बटन ड्रैग अप, ये देखिए अब रोटेशन शुरू हुई। और मैंने इस कर्व को तकरीबन इसके साथ मैच कर दिया। पहले क्या हुआ था, पहले ये बिल्कुल स्टे करने लग गया था, इसी वजह से अगर आप देखें तो रोटेशन ये तो हुई, उसके बाद बहुत वैल्यू कम हो गई, बिल्कुल स्टे कर गई रोटेशन। मैं यहां लेकर आया, शिफ्ट मिडिल माउस बटन, पॉइंट सेलेक्टेड है, और ये मैंने किया। तो अब देखते हैं, देखिए यहां पर थोड़ी सी रोटेशन जो है वो ज्यादा हुई है, तो मैं इस की फ्रेम के ऊपर आऊंगा और यहां पर आकर ब्रेक टेंजेंट कर दूंगा, और इसको मैं लेके थोड़ा सा नीचे कर दूंगा। अब देखते हैं, तो यहां पर भी अब स्लो इन हुआ है, देखिए क्योंकि बॉल भी स्लो ही जा रही थी, तो रोटेशन भी मैंने स्लो कर दिया। अगर आप देखें गौर से इस ग्राफ को, यहां पर वैल्यू बहुत कम चेंज हो रही है, टेंजेंट को नीचे किया हुआ है, और अब मैं इसको लाकर और यहां पर भी स्लो इन हो रहा है, यहां स्लो आउट हो रहा है, यहां स्लो इन हो रहा है। तो अब हम इस एनिमेशन को चलाकर देखते हैं। ये अगर आपको ये रोटेशन स्लाइड होने की ज्यादा लग रही है, एनी टाइम यू कैन चेंज इट, यू कैन चेंज इट ऑफ कोर्स। इसको देखिए, सिर्फ वैल्यू को नीचे कर रहा हूं, दैट्स इट, और मैं अब इसको कंट्रोल कर रहा हूं। ये देखिए, और एंड पर आने के बाद मैंने आपसे कहा था मैं फिर बॉल ट्रांसलेट में चला जाता हूं, क्योंकि जो डिस्टेंस कवर कर रहा था वो यही नोट कर रही थी, यानी कि बॉल ट्रांसलेट। और बॉल ट्रांसलेट को अगर आप देखें तो उसका जो लास्ट की फ्रेम था वो 140 था, जिस पर कि आके बॉल बिल्कुल रुक गई। अब मुझे वाइंड अप करना है, एनिमेशन में वाइंड अप बहुत जरूरी होता है, तो नोट कीजिए, मैं इस फ्रेम को थोड़ा सा आगे लेकर जाऊंगा, यानी 140 से 150 फ्रेम पर लेकर जाऊंगा, हल्का सा इसको मैं पीछे करूंगा, और ये करने के बाद 160th फ्रेम के ऊपर लेकर जाऊंगा, और बहुत हल्का सा मैं आगे करता हूँ। तो ये देखिए, ये गई, ये आई, ये भी डिस्टेंस ज्यादा है, इसको मैंने थोड़ा सा पीछे किया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ये, तो ये बॉल यहां आई, बॉल ट्रांसलेट पर था मैं, और ये, अब आप देखें, प्ले करूंगा, अभी भी स्पीड ज्यादा है, मैं इसको और कम कर दूंगा। स्पीड कैसे कम होगी, डिस्टेंस कम कवर करवाऊंगा, या तो नंबर ऑफ रेंज बढ़ा दूं या डिस्टेंस कम कवर करा दूं। तो मैं इसका डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर देता हूं, तो अब मैं यहां से चलाकर देखता हूं, अभी भी मुझे ये डिस्टेंस ज्यादा लग रहा है। यही ट्रायल एरर्स होते हैं जो कि आपने करने होते हैं।
हम इस एनिमेशन को अब वाइंड अप की तरफ लेकर जा रहे हैं और इस फ्रेम पर आकर मैंने इसको हल्का, तो ये अब मेरे हिसाब से बेहतर हो गया है। अब जब ये बॉल यहां से रोटेट होकर आई थी और आकर यहां पर रुकी, फिर ये पीछे हुई, तो जैसे ये पीछे हुई तो जाहिर सी बात है कि अब मैं बॉल रोटेट में जाऊंगा, क्योंकि रोटेशन का सेक्शन जो था ना, रोटेशन की जो जिम्मेदारी थी वो बॉल रोटेट की थी, ट्रांसलेट की नहीं थी यहां पर, इसीलिए मैंने डिस्टेंस को कवर किया है। मैं रोटेशन के ऊपर आ जाता हूं और 150 और 160 था, याद है आपको, यानी कि ये बॉल ये पीछे हुई थी और ये आगे हुई है। 150 के ऊपर आया मैंने ई प्रेस किया, बहुत हल्का सा रोटेट किया, फिर 160 के ऊपर आया और वापस मैंने उल्टा रोटेट कर दिया। तो अब देखते हैं, ये गई और ये आई और ये आई, बस दैट्स इट। अब इस एनिमेशन को अगर आप देखें, एंड दैट्स इट, ये वाइंड अप है। स्पीड को आप कभी भी किसी वक्त भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये बॉल जो है वो बिल्कुल रियलिस्टिक फॉर्म में जो है वो इस वक्त काम कर रही है। इसमें स्क्वॉश एंड स्ट्रेच मौजूद है, टाइमिंग एंड स्पेसिंग मौजूद है, एंड ऑफ कोर्स इसकी एक एंटिसिपेशन है। इस एक्सरसाइज को बिल्कुल कीजिए। मैं एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूं जिसमें कि आप मुझे असाइनमेंट भी दे सकते हैं, तो ये असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, ये याद रखिएगा, ये एक असाइनमेंट है। आपके पास मेरी रेफरेंस वीडियोस मौजूद हैं, मेरे मेरे जो प्लानिंग की इमेजेस हैं उन्हीं वीडियोस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मौजूद हैं। आप चाहें तो अपनी रेफरेंस वीडियोस बनाएं, मुझे और अच्छा लगेगा, एंड आई विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू, और मैं आपका असाइनमेंट आपसे एक्सेप्ट कर सकूं, आप लोग असाइनमेंट करें, मैं उसको चेक करूं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ये बड़ा इंटरेक्टिव हो जाएगा, हो सकता है कि उसके अंदर मैं आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी होगी तो वो मैं आपको बताऊंगा। ये भी एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग कर्व है। अब अगर आप चाहें तो आप इसी वीडियो के या इससे पहले वाले पार्ट के अंदर जो उसका इंट्रो है उसमें देख सकते हैं कि बाउंसिंग बॉल की एनिमेशन हुई भी है, वो एग्जैक्टली इसी तरह से की गई है। मैं इस फाइल को सेव करता हूं और इसका नाम रखता हूं बॉल ट्यूटोरियल। इसको तो मैं सेव कर देता हूं और आपको वो फाइल दिखाता हूं। ये इस बॉल को भी एनिमेट किया है, लेकिन इसके अंदर क्या किया है कि ये डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, बिल्कुल भी कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, लेकिन ये एक जगह पर भी तो बॉल को खड़े होकर आप बाउंस करवा सकते हैं, तो उसके अंदर डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और बाउंस भी मौजूद है। इसी तरह से मैं कैमरा 1 में आ जाता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पर मैंने वाइंड अप नहीं किया था, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए इसके ऊपर मैंने एक टेक्सचर दिया हुआ है, मैं टेक्सचर्स के ऊपर भी आने वाला हूं, लेकिन अभी आप लोग फिलहाल ऐसे ही कीजिएगा। टेक्सचर इसलिए दिया था ताकि ये विजिबल रहे रोटेशन, वरना आपको समझ में नहीं आती अगर ये ग्रे ही होती। तो ये आप लोग कीजिएगा। हो सकता है आपको कुछ जर्क्स नजर आ रहे हो, आई डोंट नो व्हाई, आई विल ट्राई टू फिगर दिस आउट कि जर्क्स क्यों आ रहे हैं। ये कुछ प्लेबैक का मसला हुआ भाई मेरे सॉफ्टवेयर में, अदरवाइज ये बिल्कुल स्मूथ है। और इसका अगर हम एक प्ले ब्लास्ट बनाएं, शायद ये बना दे, तो प्ले ब्लास्ट एक तरीका होता है आपको रियल टाइम देखने के लिए, सिर्फ राइट क्लिक करना है टाइमलाइन पर, अब आपको वो प्ले ब्लास्ट दिखाएगा। ये बहुत लो क्वालिटी होती है, लेकिन अब आप देखें ये बिल्कुल स्मूथ है, ये देखिए। ये इसका प्ले ब्लास्ट है। माया जो है वो आपको प्रीव्यू के लिए, ताकि आप एनिमेशन को स्मूथली अगर देखना चाहते हैं, किसी वजह से वो जर्क्स में अगर आपको दिखा रहा है, अब तो खैर हार्डवेयर इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हैं कि इस तरह की एनिमेशंस जो है वो जर्क्स में नहीं दिखाता, रियल टाइम ही दिखा देता है। लेकिन अगर आपको दिखा रहा है, सिर्फ आप टाइम लाइन के ऊपर रहें, राइट क्लिक करें, प्ले ब्लास्ट में जाएं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसका तो पूरा डायलॉग बॉक्स मौजूद है।
लेकिन वो इस वक्त आपको ये बता रहा है कि भाई कहाँ से कहाँ तक करना है। तो आपने उसको बता दिया है कि ये जो है वरना वो पूछता है डिस्प्ले साइज फ्रॉम विंडो क्वालिटी फॉर्मेट, और वो आपका प्ले ब्लास्ट जो है वो उतना ही बनाता है जितनी की आपकी टाइम लाइन होती है। 0 से 160 इस वक्त टाइम लाइन है, तो उसने उसका प्ले ब्लास्ट जो है वो 0 से 160 बना दिया है। बस यहाँ पर आते हैं आप और आप क्लिक करते हैं और वो प्ले ब्लास्ट एक बना देता है। इसका रेंडरिंग वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ रियल टाइम एनिमेशन को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर अगर कोई जर्क तो नहीं आ रहा कहीं। अगर आपको अपनी सीन फाइल में नजर आ रहा है एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, ऑलवेज मेक अ प्ले ब्लास्ट। राइट क्लिक करना है बस आपने यहाँ पर आकर और प्ले ब्लास्ट में आना है और राइट क्लिक को रिलीज कर देना है, दैट्स इट। वो आपको विंडो से उसकी साइज के ऊपर आपको प्ले ब्लास्ट एक टेम्पररी बना कर दे देगा। ये एक एवीआई फाइल बनाता है, वो आपके कंप्यूटर में सेव भी करता है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली हमने यही एनिमेशन, मैं इसको दोबारा भी देख के एनालिसिस कर सकता हूँ, एग्जैक्टली यही एनिमेशन हमने वहां की है। तो गाइज इस एनिमेशन को कीजिए, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अंदर आपने ग्राफ एडिटर को देखा, आपने टेंजेंट्स और पॉइंट्स के कंट्रोल्स को देखा, आपने देखा कि किस तरह से रेफरेंस वीडियोस को यूज किया जाता है रियलिस्टिक एनिमेशन बनाने के लिए। इमेज प्लेन कितना पावरफुल है, फिर उसके अंदर फ्रेम ऑफसेट भी करना है ताकि आप उसके साथ मैच कर सकें। जिस फ्रेम रेट के ऊपर आपकी वीडियो बनी हुई होगी उसी फ्रेम रेट को आपने माया में रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इसको 25 फ्रेम्स कर दिया था, ये 24 फ्रेम्स अभी भी हुआ है, ये मुझे नहीं मालूम, मैंने शायद नहीं किया। ये 25 फ्रेम्स के ऊपर होना चाहिए था, ये मैंने अब कर दिया, लेकिन बहरहाल मैंने वो आपको दिखा दिया। तो वो आप रेफरेंस वीडियो की जो भी फ्रेम रेट्स होंगे उन फ्रेम, अच्छा ये 24 फ्रेम्स इसलिए भी है क्योंकि ये मैंने दूसरी फाइल खोली है, उस फाइल में तो 25 फ्रेम्स ही है जो ट्यूटोरियल हमने बनाया है। और इसमें अगर आप देखें तो ये 25 फ्रेम्स ही है जो कि हमने मैच किया था उसके साथ। तो आप लोग प्लीज इस एक्सरसाइज को कीजिए, इससे बहुत कुछ सीखेंगे और ये आपके एनिमेशन की बेसिक्स हैं। और इन्हीं से ही आप सारी की, ये इतनी पावरफुल एक्सरसाइज है आपको पता भी नहीं चलेगा कि अगर आप इस एक्सरसाइज को पूरा समझ गए तो ग्रुप्स, रेफरेंस वीडियोस, की फ्रेम मैनिपुलेशन, ग्राफ, यूज ऑफ ग्राफ एडिटर, पॉइंट्स, टेंजेंट्स, इन सब का यूज उसके अंदर मौजूद है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन यानी कि टाइमिंग एंड स्पेसिंग, स्क्वॉश एंड स्ट्रेच, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, एंड वन मोर प्रिंसिपल ऑफ कर्व। कर्व का प्रिंसिपल मौजूद है। कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका कर्व सही नहीं होगा, ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर ये कर्व, ये अगर आपका सही नहीं होगा तो आप सही तरीके से विजुलाइज नहीं कर पाएंगे एनिमेशन को। तो वो आपको कर्व वगैरह, टाइमिंग एंड स्पेसिंग और की फ्रेम्स, ये सब के सब और इनकी कैलकुलेशन आपको रेफरेंस वीडियो ने दी, उसने आपको सपोर्ट किया। उसके बाद ग्राफ एडिटर ने आपको सपोर्ट करके आपकी इस पूरी एनिमेशन को क्रिएट कर दिया। अगर आप मॉडलिंग से एनिमेशन में आ जाएं तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं और वो है विजुलाइज। विजुलाइज में ये देखिए, मैं एनिमेशन मोड में आया था, विजुलाइज में चला गया, ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया और मैं ट्रांसलेट के ऊपर चला गया। किसी की चीज के ऊपर भी मैं ऑफ कोर्स जो मेरा मेन नोट था वो ट्रांसलेट था, मैं उसके ऊपर गया। अब यहां पर आकर विजुलाइज, क्रिएट एडिटेबल मोशन ट्रेल, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और वो मुझसे पूछ रहा है टाइम रेंज, स्टार्ट एंड या टाइम स्लाइडर। मैं उससे कहता हूँ यार ये आप टाइम रेंज रखें और मैं इसको इंक्रीमेंट 1, प्री फ्रेम 0, पोस्ट फ्रेम 0 और स्टार्ट एंड कर देता हूँ। और स्टार्ट टाइम इज 1 एंड एंड टाइम इज 160 के ऊपर मेरी की एनिमेशन खत्म हो रही थी, तो मैंने इसको 160 कर दिया। एंड क्रिएट मोशन ट्रेल, तो ये देखिए ये मेरी मोशन ट्रेल बनी है जो कि माया मुझे दिखा रहा है इस वक्त, और ये एडिटेबल है। मैं इस मोशन ट्रेल को एडिट कर सकता हूँ और वो ऐसे कर सकता हूँ कि मैं इसको ऐसे मूव कर सकता हूँ। ये देखिए, ये मुझे अब नज़र आई मोशन ट्रेल थोड़ी सी आउट हुई हुई थी, इसको मैंने इधर कर दिया और इसको भी मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया। और ये सारे पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर ट्रांसफॉर्म्स काम कर रहे हैं, की फ्रेम वगैरह कोई वो नहीं हो रहा।
और इसको थोड़ा सा और, दैट्स इट। और शो नन, शो पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए ये और कैलकुलेटेड हो गया। मोशन ट्रेल रेंडर नहीं होगी, इसलिए उसमें घबराने की जरूरत ही नहीं है। और ये मेरे पास रेंडर होकर आ गया। तो गाइज अभी तक के लिए इतना ही। ये बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा है, इसको प्लीज कीजिए। आपके पास अब ये असाइनमेंट है, आपका जब जी चाहे आप इसको मुझे सबमिट करवा सकते हैं। बाउंसिंग बॉल पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपने दोनों देखे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा इन दोनों ट्यूटोरियल से। और इस लर्निंग कर्व को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए अब मैं ये चाहता हूँ कि इंटरैक्टिविटी बढ़े और आप लोग इन दोनों ट्यूटोरियल्स को करने के बाद इसको एज एन असाइनमेंट लें और मुझे इस एक्सरसाइज को सबमिट करवाएं। और उसका तरीका ये है कि आप अपने कमेंट्स में ही मुझे इसके लिंक्स भेजें अपनी की हुई एक्सरसाइजेस के, ताकि मैं उनको रीड कर सकूं, उनको मैं एनालाइज कर सकूं और उसके बाद मैं आने वाले ट्यूटोरियल में आपके साथ आपकी की हुई एक्सरसाइज को डिस्कस कर सकूं और ये बता सकूं कि कहाँ पर किस चीज़ की कमी है या नहीं है, परफेक्ट है या नहीं है। और इस चीज़ से लर्निंग कर्व जो है वो बहुत ऊपर जाता है। और मैंने इसीलिए बाउंसिंग बॉल जैसे असाइनमेंट को 2 ट्यूटोरियल्स में डिवाइड किया। आप यकीन कीजिए मुझे नहीं मालूम, मेरी इंफॉर्मेशन में नहीं है कि यूट्यूब पर बाउंसिंग बॉल जैसी एक्सरसाइज को इतनी ज़्यादा डेप्थ में और इतने ज़्यादा ड्यूरेशन में करवाया गया होगा। इसको करवाने का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ ये था इतनी ज़्यादा डेप्थ में कि आप हर लिहाज से और हर एंगल से हर चीज़ को समझ जाएं। तो गाइस कोशिश करें कि ये दोनों ट्यूटोरियल्स समझकर मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाएं। अपने कमेंट्स में लिंक भेजें, मैं उनको थोड़ा सा टाइम लूँगा देखने में और उसके बाद मैं उनकी एक जनरल असेसमेंट करूँगा आपके सामने। उससे आप यकीन कीजिए आप लोग बहुत ज़्यादा लर्न करेंगे। तो उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे एंड दिस विल टेक टाइम, लेकिन मैं अब आपको ट्यूटोरियल्स देने के बाद असाइनमेंट दिया करूँगा ताकि आपको ये एहसास हो कि आपका मेंटोर जो है वो आपके साथ है और आपकी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है और इन चीज़ों को देखना चाह रहा है। और मुझे भी इससे ये अंदाज़ा होगा कि मेरे स्टूडेंट्स जो कि बहुत डिलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और इंटेलिजेंट हैं और बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हैं, वो मेरे सिखाए हुए ट्यूटोरियल्स के साथ किस तरह से उन ट्यूटोरियल्स से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और उनकी इंफॉर्मेशन में, उनकी नॉलेज में कितना इजाफ़ा हो रहा है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी इस सजेशन को मानेंगे और मुझे ये असाइनमेंट अपने कमेंट्स में दिए हुए लिंक्स के ऊपर सबमिट करवाएंगे। आसान तरीका है, अपने ही यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वहाँ से लिंक लेके मुझे भेज देंगे और मैं उस लिंक के थ्रू जो है इस तरह से मुझे नाम भी पता चल जाएगा और मैं बाय नेम जो है वो उनको सेव कर लूँगा अपने पास और फिर मैं उसके एनालिसिस करूँगा। तो गाइज ये करके देखिए, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। थैंक यू। अगर ज़िंदगी रही अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। बाद में मुलाकात होती है। टेक केयर।